Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss the topic speed of sound. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर वेव्स में हमने अब तक जो वेव्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टाइप्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो कुछ पढ़ा है, उसके बाद अब हम साउंड की स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि साउंड के बारे में हम जानते हैं कि साउंड इज़ अ वेव और इसकी एक स्पीड होती है। तो साउंड की जो स्पीड है वो किस तरह फाइंड आउट की जाती है और ये किसने फाइंड आउट की, तो इस टॉपिक में ये तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलें हम इस टॉपिक को अभी शुरू कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड इज़ अ वेव, साउंड एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड, साउंड जब ट्रेवल करती है तो उसकी एक स्पीड होती है। तो साउंड की जो स्पीड या आवाज़ की स्पीड एयर में जिस बंदे ने फाइंड आउट की वो था आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड विच वाज करेक्टेड लेटर बाय लैप्लेस। तो देखें, इसमें यह है कि साउंड की स्पीड पहले न्यूटन ने कैलकुलेट की, उसमें कुछ फॉल्ट था, कुछ गलती या उसमें मिस्टेक था, तो उस मिस्टेक को बाद में किसने करेक्ट किया? लैप्लेस ने। तो न्यूटन कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ साउंड विच वाज करेक्टेड लेटर, लेटर मानी बाद में उसको करेक्ट किया लैप्लेस ने। लैप्लेस एक और साइंटिस्ट का नाम है। तो सिंस साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव। इट मीन्स द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज व्हेन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। इसका एक अगर ये पॉइंट आप लोग समझ गए तो फिर आपको आगे कैलकुलेशन में बिल्कुल इसकी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखें, ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और ये जो कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करे तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, तो एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं। ये बात अपने जहन में रखें। इस फिगर को देखें। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क को जिस वक्त हम रबर पैड के ऊपर हिट करते हैं तो ट्यूनिंग फोर्क का ये एक पार्ट या ये एक जो आर्म है जिसको प्रोंग कहते हैं, तो ये आगे पीछे वाइब्रेट होता है। तो इस बात पे ज़रा तवज्जो दें कि ये जो प्रोंग या ये जो इसकी आर्म है, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इसके आगे एयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, देखें। जो जिस वक्त ये प्रोंग जो है ये आगे की तरफ जा रहा है तो आगे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर जिस वक्त ये प्रोंग आगे जाकर वापस आएगा, पीछे पलटेगा, तो ये जो कंप्रेस एयर है वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ एयर वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स नज़दीक होकर कंप्रेस हो जाते हैं, उन पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जिस वक्त प्रोंग पीछे जाएगा तो ये एरिया आएगा जिसमें मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं वो जगह जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक हो गए हैं, उस जगह को कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन। और वो जगह जहां पर एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाता है यानी कम हो जाता है, जहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस रीजन में हवा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए हैं, और इस एरिया में प्रेशर रिड्यूस है, कम हो गया है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हो गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये प्रोंग आगे पीछे वाइब्रेट करता जाएगा तो आगे आते हुए वो हवा के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, पीछे जाते हुए वो उनको रिलैक्स करेगा।
फिर जब आगे आएगा तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे ट्रेवल हो जाएगा, पीछे और हवा प्रेस हो जाएगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी, फिर पीछे से ये जैसे जैसे ये आगे पीछे वाइब्रेट होगा, ये प्रेशर और जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले इस रीजन को आगे आगे ट्रांसफ़र करता जाएगा। आप देख सकते हैं ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन रीजन है, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये वो इलाके हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और ये इसको मैं आर कहता हूँ, रेयरफेक्शन यानी रिलैक्स वाली हालत। अब ये रेयरफेक्शन है, इसके बीच में ये रेयरफेक्शन है और ये रेयरफेक्शन है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। इसी को हम साउंड वेव कहते हैं। तो जिस वक्त हम साउंड वेव की बात करते हैं, तो हम जब वेव इस तरह बनाते हैं, तो ये जो ऊपर वाले जो हाफ साइकिल है, ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो जगह जहाँ पे प्रेशर हवा के ऊपर ज़्यादा है, और ये जो नीचे वाली जो जगह है, ये रेयरफेक्शन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्रेस्ट और ट्रफ को छोड़ दें, सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को देखें। कंप्रेशन वो जगह है जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, फिर प्रेशर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। तो प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से साउंड वेव आगे ट्रेवल करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो हवा के ऊपर पहले प्रेशर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। तो प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसी चीज़ को न्यूटन ने आगे यूज़ किया था। देखें, न्यूटन यूज्ड बॉयल्स लॉ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने बॉयल्स लॉ को यूज़ किया था। अब बॉयल्स लॉ किस चीज़ के बारे में है? बॉयल्स लॉ इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप देखें ना, कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है तो हवा के मॉलिक्यूल पर प्रेशर बढ़ रहा है। जब हवा के मॉलिक्यूल पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा इस तरह कंप्रेस हो जाएगी, हवा के मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो वाइब्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल जब दब जाएंगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो याद रखें, प्रेशर जब इंक्रीज होता है वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यही तो बॉयल्स लॉ है ना। तो आगे देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो न्यूटन ने जो कैलकुलेट किया, व्हेन साउंड प्रोड्यूसेस, जब साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, द प्रेशर ऑन एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। देखें, वो बात हो गई कि प्रेशर जो है वो एयर मॉलिक्यूल पे इंक्रीज होता है, ज़्यादा हो जाता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीजेस, उसी एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जाहिर है, आप हवा के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर डालेंगे तो वो कंप्रेस होकर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये बात अपने जहन में रखें। इन अ कंप्रेशन यूजिंग बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को अगर आप यूज़ करें तो पी वी इज इक्वल टू, यानी ये P1 V1 ये पूरा P2 V2 है। तो पी वी ये पहला केस है कंप्रेशन से पहले। कंप्रेस होने के बाद प्रेशर प्लस डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी। अब देखें, प्रेशर के साथ मैंने थोड़ा सा प्रेशर प्लस कर दिया, जबकि वॉल्यूम के साथ मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम प्लस नहीं किया बल्कि माइनस किया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को प्लस कहते हैं, जबकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज की वजह से मैंने नेगेटिव लगाया। समझ आ रही है? पी वी ये ओरिजिनल पहला प्रेशर और पहला वॉल्यूम था। कंप्रेशन के बाद प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ जबकि वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर इस बात की समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं, लेकिन इसमें ये बात अपने जहन में रखें, न्यूटन ने जो बॉयल्स लॉ यूज़ किया था वो बॉयल्स लॉ का आइसोथर्मल फॉर्म था। आइसोथर्मल फॉर्म का ये मतलब है कि pressure and volume are inversely proportional to each other if temperature is constant। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल कहते हैं, आइसोथर्मल फॉर्म। तो पी वी इज इक्वल टू, आप इसको ये ब्रैकेट्स को ओपन करें तो पी से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर पी से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर डेल्टा पी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा पी वी, ये हो जाएगा पी डेल्टा वी माइनस साइन के साथ क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, फिर इसका नंबर है डेल्टा पी वी, फिर
डेल्टा पी डेल्टा वी। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये इतने स्मॉल चेंजेस होते हैं कि इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को नेग्लिजिबल कहते हैं, या इसको आप ज़ीरो पुट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अब इस पी वी को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पी वी माइनस ये वाला पी वी इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा माइनस पी डेल वी प्लस डेल्टा पी वी प्लस ये आगे ये वाली टर्म ज़ीरो। अब देखें पी वी माइनस पी वी ज़ीरो हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव को मैं पहले लिखता हूँ, नेगेटिव को बाद में, तो डेल्टा पी इंटू वी माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर। अब इस नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट करें राइट साइड पर, तो जब ये सॉरी लेफ्ट साइड पर जब ये इक्वेशन के शिफ्ट होगी तो ये पॉजिटिव पी डेल्टा वी हो जाएगा, इधर डेल्टा पी इंटू वी। अब इसको रीअरेंज करें, इससे p की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू पी डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय ये वाला डेल्टा v नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे एक कैलकुलस की एक ट्रिक है कि अगर मैं इसके साथ मैं एक छोटी सी गेम खेल रहा हूँ कि v ओवर डेल्टा v को मैं नीचे लिखकर ये डेल्टा p ऊपर ही लिखें और इस v को डेल्टा v के नीचे ला के डिवाइड कर दें, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड अगर हो तो ये वाली टर्म ऊपर लिखी जा सकती है। क्लियर। इसका बनाने का एक मकसद है, देखें ये जो डेल्टा पी है ये प्रेशर है, प्रेशर, और प्रेशर को हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा वी बाय वी चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है, इसका मतलब ये पूरी जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इलास्टिसिटी होती है। तो अब देखें इसमें स्ट्रेस जो है वो प्रेशर है, तो देखें प्रेशर यहाँ पे स्ट्रेस है और स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ओरिजिनल वॉल्यूम v है जबकि उस वॉल्यूम में चेंज डेल्टा v है, और हम जानते हैं कि ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन उसे कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। क्लियर। तो प्रेशर इलास्टिसिटी के इक्वल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन दिस वन। नाउ सेकंड वर्जन ऑफ बॉयल्स, सॉरी ये सिंस द इक्वेशन ऑफ वेव स्पीड इज गिवन बाय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेव के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ई बाय रो अंडर द रूट। ई इलास्टिसिटी होती है और रो डेंसिटी। चलें इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पीछे हमने पिछले स्लाइड में हमने ई को फाइंड आउट किया था कि प्रेशर ई के बराबर है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पुट करने के लिए, where E is elasticity and rho is air density. According to Newton's calculation, P is equal to E. Elasticity किसके बराबर आ रही थी? P के बराबर। ये देखें, ये देखें, elasticity is equal to P, तो elasticity की जगह पे हम P पुट कर सकते हैं। ओके, जब हम elasticity की जगह पे P पुट करेंगे तो V बन जाएगा velocity is equal to P बाय रो। अब यहाँ पे P क्या है? एयर प्रेशर, और रो क्या है? एयर डेंसिटी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड रो, एयर का प्रेशर और एयर की डेंसिटी, ये तो हमें मालूम है। जब न्यूटन ने ये दो वैल्यूज पुट की और उसको सॉल्व किया तो उसके पास ये आंसर आ रहा था 285 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं कि एयर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1.015 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एयर की जो डेंसिटी है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जब प्रेशर के इस वैल्यू को और डेंसिटी की इस वैल्यू को यूज़ किया न्यूटन ने, जब इसको सॉल्व किया उसके पास ये आंसर आ रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत आंसर है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ v इज इक्वल टू 330 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू साउंड की स्पीड की तो ये है, तो न्यूटन के पास 285 आ रहा था, मतलब वो रॉन्ग था। तो
जब न्यूटन ने एक छोटी सी गलती की थी तो उस गलती को बाद में लैपलेस ने ही करेक्ट किया था, इसी वजह से इसको लैपलेस करेक्शन कहते हैं। अब वो फॉल्ट या वो मिस्टेक या वो गलती क्या थी उसको हम देखेंगे। इट मीन्स दैट न्यूटन मेड अ मिस्टेक, इसका ये मतलब न्यूटन ने एक गलती की और दिस मिस्टेक वॉज करेक्टेड बाय लैपलेस, लैपलेस ने फिर उसी मिस्टेक को या गलती को करेक्ट किया। अब वो क्या मिस्टेक थी और लैपलेस ने कैसे करेक्ट किया वो देखें। लैपलेस करेक्शन, लैपलेस ने जो करेक्शन किया न्यूटन के फॉर्मूला में, ये उसके बारे में है। लैपलेस रियलाइज्ड दैट द मिस्टेक ऑफ न्यूटन वाज दैट, लैपलेस ने ये महसूस किया, रियलाइज़ किया, उसे एहसास हुआ कि न्यूटन ने जो मिस्टेक की थी वो मिस्टेक ये थी, व्हेन एयर इज़ कंप्रेस्ड, जब हवा दब जाती है। देखें जो जिस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है तो मॉलिक्यूल्स, हमने कहा है ना, मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन न्यूटन ने एक चीज़ को मिस कर दिया था, वो क्या मिसिंग पॉइंट कौन सा था? जब एयर कंप्रेस हो जाए तो इट्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि पीछे हमने देखें न्यूटन की मिस्टेक यही थी कि न्यूटन ने आइसोथर्मल फॉर्म को यूज़ किया था। न्यूटन ने कहा कि प्रेशर इंक्रीज़ होने पर टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइसोथर्मल, और यही उसकी गलती थी। इस गलती को किसने करेक्ट किया? लैपलेस। लैपलेस ने कहा कि जब एयर कंप्रेस होती है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलें हम टेम्परेचर वाली चीज़ को इसमें चेक करके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो टेम्परेचर शुड बी कंसिडर्ड, तो लैपलेस ने कहा कि टेम्परेचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी कंसिडर होना चाहिए। लैपलेस यूज्ड द सेकंड वर्जन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो लैपलेस ने भी बॉयल्स लॉ को ही यूज़ किया, लेकिन उसका सेकंड वर्जन आप यूज़ समझें कि पहला वर्जन वो आइसोथर्मल वाला था, ये दूसरा जो है वो आइसोथर्मल नहीं है। तो देखें, सेकंड वर्जन ऑफ बॉयल्स लॉ इज गिवन बाय, बॉयल्स लॉ का जो सेकंड वर्जन है वो ये है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और V2 के ऊपर एक ये थर्मल कॉफिशेंट है गेमा, इसको आप पढ़ें गेमा, ये जो सिंबल है इट इज़ गेमा। अब देखें ये गेमा आगे आएगा कि गेमा क्या चीज़ है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जिस तरह न्यूटन का फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, देखें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, लेकिन यहाँ पर एक पावर है गेमा। अब देखें ये कौन सा वर्जन है बॉयल्स लॉ का, ये एडियाबैटिक फॉर्म है। न्यूटन ने आइसोथर्मल फॉर्म को यूज़ किया, जबकि लैपलेस ने एडियाबैटिक फॉर्म को यूज़ किया। अब ये एडियाबैटिक वो फॉर्म है जब भी आप किसी गैस को अचानक कंप्रेस करते हैं तो उसका हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब टेम्परेचर फिर उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, टेम्परेचर को कंसिडर करना पड़ेगा। वेयर गेमा इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, कि ये जो गेमा है ये एक रेशो है स्पेसिफिक हीट्स की रेशो, यानी कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एक होमवर्क बनता है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप CP यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन के बारे में आप स्टडी करें कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू 1 डिग्री केल्विन, और V के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो काइंडली आप इसको देख लें। तो जो गेमा है, गेमा इज़ द रेशो ऑफ CP ओवर CV, और इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट का ऊपर यूनिट आता है जाउल, और वही नीचे जो है वो ये भी स्पेसिफिक हीट है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, ये वॉल्यूम, तो इनका कोई यूनिट नहीं बनता। व्हेन लैपलेस यूज्ड दिस मेथड, वही जो न्यूटन का जो तरीका था उसको लैपलेस ने भी उसी तरीके से यूज़ किया, सिर्फ ये फॉर्म जो है वो पावर वाली है, इसको साथ में लाकर, तो उसके पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया था, V इज़ इक्वल टू गेमा P/ρ अंडर रूट। तो अब देखें गेमा की वैल्यू जो है एयर के लिए, इसकी वैल्यू होती है 1.4, ये एक कांस्टेंट नंबर है एयर के लिए। याद रखें एयर के लिए द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट टू स्पेसिफिक वॉल्यूम
गैमा जो है वो उसकी वैल्यू होती है 1.4। जब लैप्लेस ने इन वैल्यूज़ को पुट किया, प्रेशर का वही वैल्यू जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी एयर की, और साथ ये जो गैमा है या स्पेसिफिक हीट्स की रेशो है, जब ये वैल्यू इसमें यूज़ की और उसने कैलकुलेट किया तो उसके पास 330 करेक्ट आंसर आ गया था। इट मीन्स लैप्लेस मेथड वाज एक्यूरेट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आपने इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। वो इस तरीके से, यहाँ पे देखें, v माइनस डेल्टा वी होल पावर गैमा। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, v, इसको कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1, और ये हो जाएगा डेल्टा v बाय वी होल पावर गैमा। क्लियर? तो ये पावर इस ब्रैकेट के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है v पावर गैमा इंटू ये है 1 माइनस डेल्टा v पावर v गैमा। अब देखें, ये बाइनोमियल थ्योरम है, दिस इज़ बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है v पावर गैमा, ये तो बाहर है, ब्रैकेट में बाइनोमियल थ्योरम ये आ जाएगा 1 माइनस इसमें n और x। ठीक है, बस अगली टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ, ब्रैकेट को ओपन करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको फिर आपने p प्लस डेल्टा p के साथ मल्टीप्लाई करना है। चूँकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस था तो इसलिए काइंडली ये आप लोग खुद कीजिए, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेक योर notes and prepare your presentation paper. Thank you very much.